ध्रुव राठी, यू आर अ डम एस, यू डोंट इवन थिंक अबाउट द इमोशंस ऑफ द पीपल। तो आगे तमाशा देखने। तो लास्ट वीडियो में मुझे बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल कमेंट्स मिलने के बाद मैंने सोचा कि केरला स्टोरी पे एक डीपली रिसर्च वीडियो बनानी चाहिए। ये नोट कर लेना क्योंकि इसमें मेरे बहुत सारे पॉइंट्स मेरे नहीं हैं, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स मैंने इंटरनेट से ही निकाले हैं जो मुझे लगा कि लेफ्ट विंग और राइट विंग दोनों के सपोर्ट में बोलूँ और दोनों के ना सपोर्ट में भी बोलूँ। तो इस वीडियो में PFI, NDF, ISIS ये सब क्या है, इनका मोटिव क्या है और ये केरला स्टोरी से कैसे जुड़े हुए हैं, ये सब बताने वाला हूँ मैं। और मैं ध्रुव राठी के पॉइंट्स को भी काउंटर करने वाला हूँ एंड में। तो एंड तक देखना क्योंकि तमाशा बहुत बड़ा है और मैं इसे डिटेल में बताऊंगा तो केरला स्टोरी की मूवी से भी बड़ा ये वीडियो बन जाएगा। तो ऊपर से जानते हैं। तो इस वीडियो में मेरे जितने भी पॉइंट्स हैं मेरे खुद के पॉइंट्स नहीं है, मैंने पब्लिक डोमेन से सबके सब पॉइंट्स निकाल के यार तुम्हारे पास रख दिए हैं। तो चलिए अब केरला स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। केरला स्टोरी एक इंस्पायर्ड बाय मूवी है, बेस्ड ऑन मूवी नहीं है। इंस्पायर्ड मूवी का मतलब होता है कि मूवी में थोड़े मिर्च मसाला डाल के थोड़ा मूवी को रोमांचक बनाया जाए, और बेस्ड ऑन मूवी का मतलब होता है कि पूरे के पूरे सच्ची घटनाओं पर आधारित है। तो केरला स्टोरी को आप ना ही गलत बोल सकते हैं ना ही सही बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे सच्ची घटनाएं भी हैं और कुछ जगह एग्जैजरेट भी किया गया होगा, किसी चीज में कुछ कम भी दिखाया गया होगा। तो चलिए समझते हैं कि लेफ्ट विंग और राइट विंग है क्या। जहाँ पे लेफ्ट विंग बोल रही है कि केरला स्टोरी में जो भी चीज दिखाई गई है वो सारी की सारी झूठी है, और वहाँ पे दूसरी तरफ राइट विंग वाले बोल रहे हैं कि ये जो भी दिखाया गया है ये बहुत ही सच घटना है और इसे अवेयरनेस के हिसाब से लेना चाहिए। तो इस टॉपिक में आप लेफ्ट विंग में रह सकते हो या राइट विंग में रह सकते हो, ऐसे दोनों तरफ में आप बोल नहीं सकते। या तो आप सपोर्ट कर रहे हो उसे या तो नहीं कर रहे हो। तो चलिए बात करते हैं आईसिस के बारे में। आईसिस है क्या, आईसिस का मोटिव क्या है। तो आईसिस का मानना है कि जो देश सीरिया को फॉलो नहीं करता वो काफिरों का देश है, इसीलिए आप उस देश को छोड़ के सीरिया को फॉलो करना शुरू कर दें और आईसिस को ज्वाइन कर लें। आईसिस वाले पूरे प्लानिंग के साथ किसी देश में घुसते हैं। इंडिया में भी आईसिस वाले यही कोशिश किए थे, जहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन और NGOs बना के इंडिया में एंटर करते हैं, और ये सब चीज़ों में PFI मदद करती है आईसिस की, आईसिस रिक्वायरमेंट की। PFI में आगे जाके बताऊंगा। चलिए बात करते हैं NDF ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट, जो कि 1994 में इंडिया में एंटर करती है और मुस्लिम्स के राइट्स के लिए लड़ती है। पर ये आगे जाके PFI के साथ मर्ज हो जाती है 2006 में, जिसे हम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो PFI पूरे ऑल ओवर इंडिया में कैसे फैली, तो PFI ने छोटी छोटी विंग्स बनाए और पूरे ऑल ओवर इंडिया में बनाए, और इनका मोटिव था कि नॉन मुस्लिम्स को कन्वर्ट करके प्रो आईसिस में बनाना। और ये कैसे करते थे, हमें कैसे पता चला, ये NIA की चार्जशीट में लिखी हुई है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं डबल चेक करने के लिए। यासिर मोहम्मद जैद जो कि PFI का एक मेंबर था, जब वो पकड़ा गया नेशनल सिक्योरिटी के द्वारा, तो उन्हें पता चलता है कि तो उसके मोबाइल में एक PDF मिलता है जहाँ हर एक स्टेप्स लिखे गए हैं कन्वर्जन के लिए, कैसे कन्वर्ट करना है किसी को, ये सारे स्टेप्स उस PDF में लिखे हुए। केरला स्टोरी मूवी ये इतनी सेंसिटिव टॉपिक पे बनाई गई थी, मूवी के डायरेक्टर ने 32,000 से लेके 35,000 के नंबर के बीच में ही छोड़ दिया, और भी कितने सारे रैंडम नंबर्स के बीच में छोड़ दिया। इस गलती की वजह से अवेयरनेस ऑफ आईसिस रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिया डाइवर्ट होके 32,000 35,000 नंबर पे ही रह गए। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकता है, कोई भी किसी भी धर्म में कन्वर्ट हो सकता है। इसमें हम लोगों को पता लगाना है कि कौन सा फोर्स्ड कन्वर्जन है और कौन सा नॉर्मल कन्वर्जन जो कि अपने मर्जी से लिया गया हो। तो ब्रेन वॉश वालों से पूछोगे तो वो तो बोलेगा ही कि भाई मैंने अपने मर्जी से भाई कन्वर्ट किया, तुम कैसे बोल सकते हो कि भाई मैंने अपने मर्जी से कन्वर्ट नहीं किया। और जो अपने मन मर्जी से कन्वर्ट किया होगा उससे कितना ही बोल लो वो अपने पॉइंट्स प्रूव करते रहेगा, फिर भी आप नहीं मानोगे कि वो अपने मन मर्जी ही से कन्वर्ट किया है। हम लोग पता कैसे लगाएंगे कि कौन फोर्स कन्वर्जन है और कौन सा नॉर्मल कन्वर्जन है। तो जब ऐसे ऐसे मुद्दे केरला में आते हैं तो लेफ्ट विंग वाले चुप रहते हैं क्योंकि उनके पास कुछ कैलकुलेशन रहता ही नहीं है, और राइट विंग वाले बोलते हैं कि भाई यहाँ पे फोर्स कन्वर्जन हो रहा है, यहाँ पे आईसिस रिक्वायरमेंट हो रहा है और यहाँ पे कन्वर्जन भी हो रहा है। तो अभी इसे पता लगाने के लिए केरला के एक इंसिडेंट के बारे में मैं बताता हूँ। केरला में कोच्चिकोडी और मलप्पुरम में जब NIA की रेड मारी तो उन्हें पता चला 2011 से लेके 2015 तक 5,793 लोग कन्वर्ट हो चुके हैं, पर यहाँ कहीं भी ये नहीं लिखा फोर्स कन्वर्जन। तो इसमें पता कैसे लगा है कि कौन इस्लाम अपने मर्जी से कबूल किया है और किसने अपने मर्जी से नहीं कबूल किया है। आप कन्वर्जन को रेशियो कर सकते हैं पर फोर्स कन्वर्जन को रेशियो नहीं कर सकते, कि उसे पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। एक चीज दिमाग में रखिए, अगर एक हिंदू
कन्वर्ट होके आईसीस ज्वाइन करता है और एक मुस्लिम बिना कन्वर्ट होके आईसीस ज्वाइन करता है, इंडिया को खतरा दोनों से ही बराबर का ही है। तो चलिए अब बात करते हैं ध्रुव राठी के पॉइंट्स के बारे में। काउंटर देने का वक्त आ गया है। ध्रुव राठी के वीडियोस वेल रिसर्च्ड होते हैं, ये मैं मानता हूँ। जहाँ पर वो 2 रिसर्चर 6 मिलियन के टाइम पे रखे थे, अभी उनके 11 समथिंग मिलियन है, जहाँ पे वो 4 रिसर्चर रख सकते हैं जो कि 6 घंटे का काम 3 घंटे में करके दिखा देंगे। और केरला स्टोरी एक इतना सेंसिटिव टॉपिक है जहाँ पे वो 3 घंटा भी बहुत ज़्यादा ही कम है, 6 घंटा भी बहुत ज़्यादा कम है। और ये पूरा का पूरा डाटा पब्लिक डोमेन से उठाते हैं। आपको पता नहीं होगा कि पब्लिक डोमेन में जितना भी डाटा रहता है वो कंप्लीट डाटा नहीं रहता है। जितनी ही बड़ी एजेंसी रहे वो कंप्लीट डाटा दे ही नहीं सकती। क्यों? कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी सीरिया में जाके आईसिस के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है। सीरिया में 8 महीने तक बॉम्बिंग चल रही थी। कुछ फैमिलीज ने रिपोर्ट दी, कुछ फैमिलीज ने रिपोर्ट नहीं दी। जिन फैमिलीज ने रिपोर्ट दी है वो कुछ बचे हैं, जिन फैमिलीज ने रिपोर्ट नहीं दी है उनका कुछ पता नहीं। तो आप कह नहीं सकते कि पूरा कंप्लीट डाटा मिला है उन्हें। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी इन फैक्ट्स को चेक किया और यही चीज कही कि जो फिल्म में दिखाया गया है वो सच नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिल्म के प्रोड्यूसर्स को कि अब जब इस फिल्म को सिनेमा पर दिखाया जाएगा, फिल्म के पहले एक डिस्क्लेमर आएगा। उस डिस्क्लेमर पर लिखा होना चाहिए कि देयर इज नो ऑथेंटिक डेटा टू बैक अप द सजेशन दैट द फिगर ऑफ कन्वर्जन इज 32,000 और एनी अदर फिगर। और साथ साथ ये भी लिखा होना चाहिए कि दिस फिल्म रिप्रेजेंट्स अ फिक्शनलाइज्ड वर्जन। अब ये सारे फैक्ट्स देखकर, ये रिपोर्ट्स देखकर और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखकर भी अगर मन नहीं भरता, तो आइए आज के वीडियो में मैं इन नॉनसेंस वीडियोस का रिप्लाई भी दे देता हूँ। मिस्टर राठी, you didn't get the assignment. Let me explain you. The fictionalized version of fictionalized story का मतलब क्या है? फिक्शनलाइज्ड वर्जन का मतलब है कि उसमें थोड़े मोड़े चेंजेस करके मूवी को फिर से रिप्रेजेंट किया गया है। और फिक्शनलाइज्ड स्टोरी का मतलब कि बहुत सारे चेंजेस हैं मूवी में और चीजों को एग्जैजरेट करके दिखाया गया है, मतलब फेक है। सिनेमैटिक लिबर्टी नहीं है, ये एक वल्गर हेटफुल प्रोपेगेंडा है। राठी जी, आपने कहा था कि केरला स्टोरी एक हेटफुल प्रोपेगेंडा है। अगर ये हेटफुल प्रोपेगेंडा है तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे अलाउ कैसे कर दिया, सिर्फ और सिर्फ एक डिस्क्लेमर डाल के? ना ही कोई कट सीन्स, ना ही कुछ सेंसर बोर्ड। राठी जी, आप ही बताइए 32,000 इज नॉट वेरीफाइड का मतलब क्या है? क्या उसका मतलब 3 है? अगर 3 है तो PIL डालिए ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है 32,000 इज नॉट वेरीफाइड नंबर, ना ही कि ये लिखा है कि इट इज एग्जैजरेटेड, जो कि 3 या 4 नंबर में से कोई सा है। ध्रुव राठी अपने बात को समझाने के लिए एक ऐसे सेंसिटिव टॉपिक को एक ऐसे चीज के साथ कंपेयर कर रहा है जिसे आप सोच भी नहीं सकते। जहां पर आईसिस रिक्वायरमेंट, कन्वर्जन, लव जिहाद और कितने ही सेंसिटिव टॉपिक है मूवीज में, उसे कंपेयर किया जा रहा है पी के साथ, मूत के साथ। पिछले कुछ महीनों में हमें ऐसे 3 केसेस देखने को मिले हैं जहां पर किसी इंडियन सिटीजन ने चलती हुई फ्लाइट के अंदर किसी और पैसेंजर के ऊपर पेशाब कर दिया। अब इमेजिन करो कोई अमेरिका या जापान जैसा देश एक फिल्म बनाए यहाँ पर इंडिया स्टोरी नाम से, और उस फिल्म में दिखाया जाए कि कैसे ये इंडियंस तो हमेशा पेशाब ही करते रहते हैं और के ऊपर फ्लाइट्स में 32,000 ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं जहां पर इंडियंस ने पेशाब किया है किसी और के ऊपर। ध्रुव राठी, you are a dumb ass. You don't even think about the emotions of the people. तो लोग सोच रहे हैं कि इसका कंपैरिजन बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप सभी के सभी एक dumb ass ही हो। भाई, इतने सेंसिटिव टॉपिक को मूड के साथ कंपेयर करना, आई डोंट थिंक सो आपको इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। कि इस तरीके से ये हिंदू धर्म का मजाक उड़ाकर वीडियोस बनाता है कि बॉलीवुड एंटी हिंदू है। इस तरीके से वीडियोस में औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करता है और फिर वीडियोस बनाता है कि मैं हिंदू औरतों को बचाऊंगा। मैं राठी जी के पॉइंट्स को एग्री करता हूं जो कि एलविस यादव के ऊपर लगाए गए थे कि वो लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करता है वीडियोस में, कि वो हिंदू धर्म का मजाक उड़ाता है। मैंने थोड़ी मोड़ी रिसर्च की उसके बारे में और मुझे ये सब भी पता चला। मुझे शर्म आती है कि यूट्यूब कम्युनिटी में ऐसे ऐसे भी लोग हैं। पर आपको ये ध्यान में भी रखना चाहिए, जो इंसान रामायण पे बिलीव ना करता हो, श्री राम जी का सपोर्ट में ऐसे कैसे आ गए, उन्हें आप क्या कहेंगे? एग्जाम्पल ले रहे थे, कुछ लोग कहते हैं कि रामायण जो थी ये कहानी नहीं है, ये सिर्फ ये हमारी हिस्ट्री है, क्योंकि जो ब्रिज है श्रीलंका और इंडिया के बीच में वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है और वो डिस्कवरी चैनल में दिखाया था कि वो मैन मेड ब्रिज है। तो लोग बोलते हैं अच्छा क्योंकि वो ब्रिज एग्जिस्ट करता है इसलिए ये एक्चुअली में हमारी हिस्ट्री है, ये कहानी असल में हुई थी। लेकिन थोड़ा सा लोग एक लेवल तक ही सोचते हैं, उससे ज्यादा डीप नहीं जाते। थोड़ी डिडक्टिव रीजनिंग अप्लाई करके देखो, क्या एक मैन मेड चीज का एग्जिस्ट होना प्रूव करता है कि पूरी कहानी असली होती है? क्या ये वो लॉजिक नहीं हो गया कि स्पाइडरमैन में
न्यूयॉर्क शहर दिखाते हैं, तो न्यूयॉर्क शहर तो असली में एग्जिस्ट करता है। तो स्पाइडरमैन भी असली होगा। स्पाइडरमैन भी असली में एग्जिस्ट करता है, नहीं होता है। दैट्स ट्रू। तो इस वीडियो में मैंने जो भी चीज बोला है आप डबल चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक सब पड़े हुए हैं, आप जाके डबल चेक कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द असाइनमेंट। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो पे, तब तक के लिए सब्सक्राइब।